सभी को नमस्कार। विद्या भवन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने वर्ण विचार के बारे में कुछ सामान्य जानकारी सीखी है, तो इसी प्रकरण को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो प्रकरण है वो रहेगा वर्णमाला। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला को वैसे आपने पूर्व की कक्षाओं में अच्छी तरह से समझा भी है, लेकिन पुनः मैं आपको याद करवाने के लिए वर्णमाला का टॉपिक लेने जा रहा हूँ। तो वर्णमाला को इंग्लिश में हम कहेंगे अल्फ़ाबेट। क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। अब वर्णमाला किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। तो इसका जब अर्थ हम जानेंगे, शाब्दिक जो इसका अर्थ होता है वो होता है वर्णों का समूह। यही क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। अब परिभाषा के तौर पर हम जब समझेंगे तो देखिए, ये हो जाएगा वर्णों का समूह अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, आपको ध्यान इसमें रखना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपके सामने ये परिभाषा प्राप्त हो गई कि वर्णों का समूह अर्थात वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, एक बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इसको सरल तरीके से मत लेना, क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न ये जरूर आता होगा कि इन वर्णमाला को तो हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ लिया है, इसलिए इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए कि ये सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन डिफ़िकल्टी सरल कब बनेगा? जब आप ध्यान केंद्रित रख करके अच्छी तरह से समझोगे, तब ये डिफ़िकल्ट टॉपिक भी क्या हो जाएगा? बहुत ही ईजी या सरल बन जाएगा। अब अजी हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण है। निम्नलिखित वर्ण है। अब देखिए, वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आएंगे।
तो एक बार मैं पूरी वर्णमाला यहाँ लिख देता हूँ, फिर क्रम से मैं इस पूरी वर्णमाला को आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो पहले समझ लीजिए कि वर्णमाला में कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला में स्वर आएंगे, स्वर के बाद में व्यंजन आएंगे, व्यंजन के बाद में अतिरिक्त वर्ण आएंगे और अतिरिक्त वर्ण के बाद में आगत वर्ण आएंगे। ये सारी बातें हम इस प्रकरण में समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब पढ़ाया जाता है तो उस समय आपका ध्यान केंद्रित रख करके उसको अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए, हालांकि वर्णमाला सरल है। सबसे पहले मैं स्वरों को लेने जा रहा हूँ। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, फिर हो जाएगा री, फिर ए, आई, ओ और औ। इनकी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी है? 11 है। इनको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आपके मन में एक प्रश्न ये आता होगा कि सर, हम जब छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो आगे हमने 2 वर्णों को और जाना है, समझा है, तो उन 2 वर्णों के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कि हमने छोटी के कक्षा में अंग, अह, इन दोनों वर्णों को भी हमने पढ़ा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अंग और अह, अंग और अह, ये जो 2 वर्ण है वो स्वरों में नहीं गिने जाते। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों वर्ण है स्वरों के साथ में प्रयुक्त तो किए जाते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या में गिने नहीं जाते हैं। इसका भी पूरा ध्यान रखना है। इनको क्या कहेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और एक जो रह जाता है वो रह जाता है अ, जिनको हम क्या कहेंगे? अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। चंद्र बिंदु भी उसको हम क्या कहेंगे? दोनों नामों से उसको जान सकते हैं। अनुनासिक या चंद्र बिंदु भी उसको कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? ये तो आप वैसे जानते ही हो कि अंग ये अनुस्वार होगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और ये जो है वो क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारे 11 स्वर। अब रही बात, आपके मन में एक प्रश्न और उठता होगा। प्रश्न ये उठता होगा कि सर, हमने कई बार स्वरों की संख्या 13 भी सुनी है। तो देखिए, उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11 जो स्वर होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं। अब 13 की जब बात आती है तो 13 जो स्वर होंगे वो स्वर मूल भाषा में होंगे। किस में होंगे? मूल भाषा। और हमारी जो मूल भाषा है वो आप जानते ही हो कि हमारी जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। इसलिए मूल भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। अब उसमें मूल भाषा में 2 जो अतिरिक्त स्वर जो जुड़ जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं? देखिए, ये मतलब ह्रस्व री है, अर्थात छोटा री है। जब उसको दीर्घ री बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसी तरह करके 2 घुंडी लगवा देते हैं। एक ह्रस्व री के ऊपर 1 घुंडी लगी होती है और दीर्घ री के ऊपर 2 घुंडी लगवा करके इसके साथ में जोड़ देते हैं। इसके अलावा एक और स्वर रह जाता है जो द्रि होता है। ये 2 स्वर जुड़ते ही संस्कृत के स्वरों का निर्माण हो जाता है। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। तो 11 और 13 में कंफ्यूज मत होना, उसको भी अच्छी तरह से समझना है।
आगे देखिए, ये स्वरों की जानकारी के बाद में अब आ जाइए व्यंजनों पे। व्यंजनों में देखिए क, ख, ग, घ और ड़। अब इनको हम क वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं। क, ख, ग, घ और ड़, इनको हम क्या कहेंगे? क वर्ग कहेंगे। फिर है च, च, ज, ज और न्य, इनको हम क्या कहेंगे? छ वर्ग कहेंगे। इनको हम छ वर्ग कहेंगे। फिर आ जाइए ट, ठ, ड, ढ और न, इनको हम कहेंगे ट वर्ग। क्या कहेंगे? ट वर्ग कहेंगे। फिर आ जाइए त, थ, द, ध और न, इनको हम क्या कहेंगे? त वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? त वर्ग कहेंगे। ये हमारा त वर्ग है। अब आ जाइए प, फ, ब, भ और म, इनको हम क्या कहेंगे? प वर्ग कहेंगे। फिर इसके बाद में आ जाएगा य, र, ल और व, इनको जो हम कहेंगे वो कहेंगे अंतः स्थ व्यंजन। क्या कहेंगे? अंतः स्थ व्यंजन। अब अंतः स्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, ये मैं आपको जब वर्णों के भेद हम पढ़ेंगे उस समय सारी बातें आपको समझाऊंगा। फिर आ जाइए श, स, स और ह, इनको हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। अब इसके बाद में श, श, त्र और ज्ञ, इन एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ स, ये जो होंगे वो होंगे संयुक्त व्यंजन। कौन से होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। अब देखिए, अब मैं आपको संख्या का भी अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि क से लगा करके मह तक जो इनकी संख्या है वो है 25, जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। उनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से पुकारेंगे। इनकी जो संख्या है वो हो जाएगी 4, इनकी भी जो संख्या है वो 4 हो जाएगी, और इनकी भी संख्या मुख्यतः 3 होती है, लेकिन 4 भी गिनी जाती है। अब रही बात, ये इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। मैं जो ये रेखांकित करने जा रहा हूँ उसको आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ये जो है, ये देखिए, ये जो वर्ण है इनको हम, ये जो वर्ण है इनको हम पंचमाक्षर या पंचम वर्ण भी कह सकते हैं। पंचम वर्ण भी कह सकते हैं। और ये जो पंचमा अक्षर है ये नासिकीय वर्ण में आते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब रही बात, जो संयुक्त व्यंजन है इनको हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहेंगे, इसको भी जानेंगे। तो संयुक्त व्यंजन मेरे कहने क्यों कहा जाता है,
देखिए, संयुक्त व्यंजन कहने का कारण आप खुद ही समझ जाओगे। अ के योग से बना है एक श, फिर इसके बाद में त प्लस र प्लस अ के योग से जो बना है वो बना है त्र। फिर इसके बाद में ज प्लस न्य प्लस अ के जो योग से बना है वो बना है ज्ञ। फिर आ जाइए, स्र जो रहा है वो श प्लस र प्लस अ के योग से बना है स। ठीक है, अब देखिए इन चारों व्यंजनों में दो दो व्यंजन मिले हुए हैं, दो दो वर्ण मिले हुए हैं। जैसे क और छ के योग से क्ष बना, त और र के योग से त्र बना, ज और न के योग से ज्य बना, और श और र के योग से श्र बना। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब रही बात इन व्यंजनों के अलावा जो अतिरिक्त वर्ण कौन से हैं वो मैं लिखने जा रहा हूँ। अतिरिक्त वर्ण। अब अतिरिक्त वर्ण में जो आएंगे वो आएंगे, एक तो ध्यान रखना है ड और ढ, ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं। इन जो मैंने ऊपर व्यंजन लिखे, जो ऊपर मैंने वर्ण लिखे, उन वर्णों के अलावा ये दो जो वर्ण है अतिरिक्त वर्ण में माने जाते हैं। अब आ जाइए आगत वर्ण। आगत वर्ण, आगत वर्ण के अंतर्गत जो रहेंगे वो जैसे उ, इसके अलावा क, ख, ग, ज और फ, ये आगत वर्ण की श्रेणी में आता है। आगत वर्ण की श्रेणी में आएगा। इन जो हमने ऊपर लिखे इन वर्णों के अलावा ये जो वर्ण है वो आगत वर्ण में आते हैं। अब इनको आगत वर्ण क्यों कहा जाता है? कहने का कारण ये है क्योंकि ये जो वर्ण है वो अंग्रेजी और उर्दू भाषा की ध्वनियाँ हैं। उर्दू भाषा की ध्वनियाँ हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? आगत वर्ण कहेंगे। अंग्रेजी और उर्दू भाषा से निकली हुई ये ध्वनियाँ होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? आगत वर्ण कहेंगे। अब देखिए, आगत वर्ण हो गए हमारे, अतिरिक्त वर्ण हो गए। अब एक जो बात हमारे सामने आती है वो आती है, मैंने देखिए ये जो नीचे लगवाया है इसको हम क्या कहेंगे? हल चिन्ह कहेंगे। देखिए हल चिन्ह, हल चिन्ह क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हल चिन्ह, देखिए व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए हल अर्थात इस तरह करके ये नीचे लगवाया जाता है। हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि व्यंजन में अर्थात प्रत्येक व्यंजन में अस्वर है वो निहित रहता है। प्रत्येक स्वर में
प्रत्येक व्यंजन में अस्वर निहित रहता है। प्रत्येक व्यंजन में अस्वर है वो निहित रहता है। अब कैसे रहता है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने ये क लिखा, अब क के साथ में अ जुड़ा हुआ है। जब इसका विच्छेद करेंगे तो क और अ हो जाएगा, तब जाकर के क्या बनेगा, क बनेगा। तो क के साथ में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ रहा, अ। अब हमने क्या कर दिया कि क के नीचे जैसे ही हमने हल चिन्ह लगवाया, हलंत लगवाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वर रहित व्यंजन हो गया, स्वर रहित व्यंजन हो गया, स्वर रहित वर्ण हो गया। और स्वर को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, अ को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि व्यंजनों में स्वर है वो निहित रहते हैं और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं रहते हैं। तो ये थे हमारे स्वर और व्यंजन। इसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझा होगा। नहीं समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हो। आगे की कक्षा में हम इन्हीं वर्णों के भेदों में सारी बातें समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पढ़ते समय अच्छी तरह से ध्यान रख कर के समझना है। धन्यवाद।